100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह स्लोगन बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में 1974 के पहले दिया था। आप जानते हैं बाबू जगदेव प्रसाद पिछड़ों की हक अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने अपने बलिदानी भी दी। नमस्कार, मैं इनके आप सभी का मसाल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल में ही 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में पिछड़ी जातियों का या दूसरे जातियों का भी गणना को प्रकाशित किया गया। इसके बाद पूरे देश में पिछड़ों की राजनीति को लेकर के काफ़ी हंगामा शुरू हो गया है। जो पार्टियां पहले कभी भी ओबीसी आरक्षण का समर्थन नहीं करता था, अब वो भी ओबीसी के आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के बाद भी 1979 तक उन्होंने कभी भी ओबीसी आरक्षण का समर्थन नहीं किया, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया है और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जातियों के नाम पर आपस में लड़ाई लड़ने की एक साजिश किया जा रहा है। हमारे देश में विभिन्न पार्टियों का अलग अलग राज्य में सरकारें चलती हैं। उन सरकारों को अपने राज्य में जातिगत जनगणना करके जिस तरह बिहार सरकार ने प्रकाशित किया है उनको प्रकाशित करना होगा, तभी हम समझेंगे कि ओबीसी आरक्षण के प्रति वो ईमानदार हैं, अथवा ये समझा जाएगा कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए वह ओबीसी आरक्षण को उछाल रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 340 में पिछड़ों को चिन्हित करने का अधिकार राज्य को दिया गया है ताकि वह जनगणना करके मालूम करे कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन सी जाति पिछड़ी है। दोस्तों, ओबीसी या एससी और एसटी का आरक्षण देने का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना है। लेकिन इसे जानने के पहले अगर आप बाइस्ड हैं किसी विचारधारा को लेकर के, या आप सोचते हैं कि फलना विचारधारा या फलना सिद्धांत गलत है, तो फिर आपको समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए बाइस्ड होकर इसे ना सोचें। संविधान में जो प्रावधान दिया गया है वह है सामाजिक न्याय। आरक्षण एक सामाजिक न्याय का नारा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। अगर आप 3 भाई हैं तो आप पिताजी से क्या चाहेंगे? पिताजी से यही चाहेंगे कि जब भी कभी संपत्ति का बंटवारा हो तो तीनों भाइयों को बराबर बराबर का हक दिया जाए, बराबर बराबर संपत्ति दिया जाए। अगर उसमें पिताजी किसी एक पुत्र को अपनी पूरी संपत्ति दे देगा तो आप क्या कहेंगे? आप अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर देंगे और मन ही मन ये भी गाली देने लगेंगे कि अच्छा बड़ो तुम मरना तो मैं तुझे पानी भी नहीं देने आऊँगा। दोस्तों, आज का विषय है ओबीसी का आरक्षण। हमारे देश में सबसे पहले पिछड़ों का आरक्षण 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में दिया। उन्होंने जातिगत सर्वे किया और ये पाया कि वहाँ पिछड़ों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन उसके भागीदारी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने 50% आरक्षण पिछड़े जातियों को दिया। लेकिन इसके बाद हमारे देश में ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखा गया। 1931 में देश में पहली बार जातिगत जनगणना की गई थी। उसके बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि 2011 में हमने जातिगत जनगणना की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2011 में जातिगत जनगणना की गई थी तो कांग्रेस सरकार ने उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया? इसके बाद बीजेपी की सरकार भी चल रही है, उन्होंने भी अभी तक जातिगत गणना को सार्वजनिक नहीं किया। और इतना ही नहीं, 2021 में जो जनगणना होनी थी पूरे देश में उसे भी लंबित रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद देश में संविधान लागू हुआ और संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया। जिस तरह एससी एसटी को आरक्षण का लाभ देश की आज़ादी के बाद मिला, ओबीसी को आरक्षण का लाभ से वंचित रखा गया। उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कि 1952 के बाद से 1979 तक जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, हर एक जगह चाहे नेताओं में या अफसरों में जितने भी कैबिनेट मंत्री होते थे या राज्य में जो भी मंत्री होते थे, बड़े बड़े अफसर होते थे, सभी अग्री जाति से आते थे।
तो वह क्यों चाहेगा कि पिछड़ी जातियों को हक मिले, वो आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उन्हें आरक्षण से वंचित रखा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण कितना भी अच्छा हो, अगर उसे ठीक से लागू ना किया जाए, यानी आरक्षण लागू करने वाला ठीक आदमी ना हो, तो वो संविधान बुरा ही साबित होगा। यही उदाहरण जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के लागू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की करारी हार हुई और 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो जातियां पिछड़ी है उसे चिन्हित करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई, जिनका चेयरमैन बीपी मंडल साहब थे। उन्होंने 1980 में अपनी अनुशंसा सरकार को सौंप दी, लेकिन 1980 के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई और 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बावजूद भी देश में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया। 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1989 में फिर से चुनाव होता है और कांग्रेस सरकार की हार होती है। उसके बाद बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1990 में बीपी सिंह ने मंडल आयोग की अनुशंसा को पूरे देश में लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। जब आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। कांग्रेस ने खुलकर उसका विरोध किया, छात्रों ने भी जमकर इसका विरोध किया। कई जगह काफ़ी ज़ोरदार आंदोलन भी छात्रों ने किया। कुछ जगह छात्रों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू पूरे देश में हो गया। इसका मुख्य वजह था कि बीपी सिंह के सरकार में कुछ पिछड़े नेता भी थे, जिनका पूरा जोर था कि देश में ओबीसी के आरक्षण को लागू किया जाए। जैसे लालू प्रसाद यादव थे, यूपी में मुलायम सिंह यादव थे, शरद यादव थे और रामविलास पासवान भी थे। वह चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। उनके दबाव में बीपी सिंह ने देश में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। पूरे देश में जब आंदोलन होने लगा तो सबसे पहले बीजेपी का जो अंग था, उन्होंने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण बीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। EWS कोटा सिर्फ जनरल कास्ट के लिए प्रभावी है। हमें यह जानना है और सोचना भी है कि जिस तरह से जनरल कास्ट के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के पूरे देश में हंगामा किया, क्या कभी SC ST या ओबीसी के लोगों ने EWS आरक्षण का विरोध किया? कभी नहीं विरोध किया और सभी लोगों ने EWS आरक्षण को समर्थन भी दिया। इस दरमियान ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ, जिसमें एक चर्चित मामला था इंदिरा साहनी बनाम केंद्रीय सरकार का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण दिया गया है वह सही है। इस तरह पूरे देश में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ, लेकिन काफ़ी दिनों तक ओबीसी के साथ छल किया जाता रहा। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां जातिगत जनगणना नहीं की गई। आखिर ये जातिगत जनगणना करने से क्यों भाग रही है? भारत देश और हमारा समाज जातियों का बना हुआ है। वर्ण व्यवस्था से पीड़ित ये व्यवस्था है। हम जब तक पूरे देश में सभी के लिए हक और अवसर की समानता प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। इसलिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, लेकिन इसके खिलाफ रोज़ नए नए विचार गढ़ते जाते हैं और इनका विरोध करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ जो खासकर SC ST OBC का आरक्षण का विरोध करते हैं, वह EWS आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते हैं? यह एक सोचनीय बात है। पूरे देश में 1990 में जब जातिगत गणना के आधार पर OBC को आरक्षण दिया गया, तो इसके कारण OBC लोगों में जागरूकता आई, उसके बीच से नेतृत्वकर्ता लोग उभरे और अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया।
यह देख करके खासकर बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन काफ़ी चिंतित हुआ। उन्होंने सोचा कि कैसे पिछड़े जातियों की राजनीति को समाप्त किया जाए। इसके विरोध में उन्होंने पूरे देश में यानी मंडल कमीशन के विरोध में पूरा कमंडल यात्रा की और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी अगुवाई की। आप जानते हैं कमंडल यात्रा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। काफ़ी जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, लेकिन उनका मकसद क्या था? उनका मुख्य मकसद रहा हमेशा कि आप हिंदू धर्म के छतरी के नीचे रहो, लेकिन जाति के आधार पर अपना हक या अधिकार नहीं मांगो। अगर दंगा करना है तो सबसे पहले आप हिंदू हो। किसी दूसरे धर्म के लोगों को शिकार करना है, मारना पीटना है तो आप हिंदू हो, लेकिन आप अगर जाति के आधार पर आरक्षण मांगते हो तो आप हिंदू नहीं हो। इस तरह पूरे कमंडल यात्रा का मकसद था पिछड़ों की राजनीति को परास्त करना, और इसमें खासकर बीजेपी काफ़ी सफल भी रहे, जिसके कारण उन्हें बराबर ओबीसी का वोट मिलता गया और आप देख सकते हैं कि 2014 से वह लगातार सत्ता में हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि देश में आरक्षण तो लागू हो गया है, लेकिन ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या एससी को 15% और एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम हकीकत की ओर जाते हैं और सर्वेक्षण करते हैं और विभिन्न आंकड़ों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इनका जो आरक्षण जो निश्चित किया गया है उनसे भी उसे वंचित रखा जाता है। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। मोदी सरकार में 89 सेक्रेटरी पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 3 पोस्ट पर एसटी, 1 पोस्ट पर एससी और ओबीसी से 1 भी नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें एससी से 1, एसटी से 1 और ओबीसी से 5 वाइस चांसलर के पोस्ट पर पदस्थापित हैं। वहीं यह देखा जाता है खासकर अग्रणी जातियों की, उनकी संख्या 15% है, लेकिन वह 50% सीटों पर काबिज रहता है। इसे लेके कभी विरोध नहीं किया जाता है। जाति के नाम पर जब भी हक अधिकार मांगा जाता है तो काफ़ी लोग विरोध करते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए था कि जाति आखिर बनाया क्यों, और जाति के नाम पर ही हजारों वर्षों तक वह धन, धरती, दौलत और शिक्षा पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे रहे। कौन लोग बैठे रहे? देश के मात्र 15% लोग दूसरे लोगों का हक को मार करके अपनी उन्नति करता रहा। दोस्तों, ये आरक्षण और जाति को लेकर जो सवाल उठाया जाता है बार बार, आखिर इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है, यह सोचने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण बैसाखी नहीं एक सहारा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सहारा के साथ हम कितने दिन तक चलेंगे। हमें क्या करना चाहिए? आज के नौजवानों को सोचना चाहिए हम किस ओर जा रहे हैं। हम धार्मिक उन्माद में, जाति उन्माद में काफ़ी भाग जाते हैं और एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। हमारी समस्या क्या है? हमारा मुख्य दुश्मन क्या है? हमारा मुख्य दुश्मन भुखमरी है, हमारा मुख्य दुश्मन बेरोजगारी है, और हमारी मुख्य दुश्मन देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसे समाप्त किए बगैर नौजवानों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। दोस्तों, जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जब दाखिला अच्छे नंबर मिलने का बावजूद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं होता है तो उनके नज़र में सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन वह छात्र हो जाते हैं जो आरक्षण के तहत उस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेते हैं। इसके लिए हमें ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान कैसे हमारे देश में खोले जाएं, ताकि जो भी लोग क्वालिफाई किए हों, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे एससी का हो या एसटी का हो, सबका एडमिशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना निश्चित किया जाना चाहिए। जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार के नए नए अवसर सरकार को पैदा करनी होगी। साथ ही प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करना होगा। जैसे अमेरिका जैसे देशों में प्राइवेट क्षेत्रों में आरक्षण लागू है, उसी तरह गाँव में खेती को उद्योग की तरह विकसित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। दोस्तों, हमें इस ओर ध्यान देना है, ना कि जाति उन्माद में, धार्मिक उन्माद में बहना है। आप अपना हक और अधिकार के लिए लड़ें और जाति या धार्मिक उन्माद से बचें।